नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट का शुरू हो जाता। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लग जाती, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त ने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा और मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसीलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर में रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत अधिकार रहेगा। वह उसे पूरी आज़ादी से पाथें उपले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दे दें, या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग के लिए इकरार करने वाले से किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद नहीं होगा। इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेगा और न किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमादा होगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिल गई। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत पैदा न हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़े हयात चखाया उसने। दूध में भीगी रोटी, मेरी उसके करम में बख्शी सेरी। खुदा की रहमत की है, मूरत कैसी भोली भोली सूरत। मगर धीरे धीरे वो पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ एक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया था। कितना ही उबालो, ना कहीं मलाई का पता और ना ही मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका ना था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर की बात रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हो गए और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सर पटका। मैं नौकर को मना करता। वो कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझते कि लोग यह दूध देखकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे। दूध तो अच्छा मिलेगा, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा भी तो मिले। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहमान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनमें। यह हरकत उनकी जानकारी में होती तो यह बात किसी तरह गले से नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या फिर नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वह यकायक इतनी बेवकूफ़ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी। और फिर चाहे किसी की भी शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय ना रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों पर बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सुलह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। यह बीच आंगन में एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे धोने के लिए न ग्वाले की ज़रूरत है और ना ही गोबर उठाने की। नान धोने की, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरिन की ज़रूरत है। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा ख़त्म हुआ। फिर बकरी का दूध फ़ायदेमंद भी होता है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी लगे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक भी है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं। बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधारू। अभी पहली बार ही बियाई है, 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी भी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो गुण बताए गए थे उनसे ज़्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नान मंगवाई गई। चोकर का भी इंतज़ाम कर दिया गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी।
अब मूसलो ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ था। पहले ही ये बात सोचती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दो पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए। इसके लिए इसके थन के लिए एक लिहाफ तैयार किया गया। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाई गई। घर में जो कुछ झूठा बसता देवी जी खुद आकर उसे खिला जाती थीं। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती है और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं है। इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाएं कौन और कहाँ। इसीलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। यहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग है। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला। और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग है। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग है। बाग से निकलिए तो कछिए के खेत थे। किसी ने आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली लाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नाबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करता था। कृष्ण जी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां ना रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़े चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करें। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो नहीं होती। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हद तक समझता है। जरा मैं पेशा कौमों के लोग बाजार में कोई चीज कीमती देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की ओर सैर कर ले। यूं तो वो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे में गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई आज़ादी नहीं है। उसे वो शायद समझ ना थी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबा जी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने इसका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी हौज भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म भी न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ कहती ही रही, मगर ये बकरी खेत में घुस गई, सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवानी बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाकिम होंगे अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐंठ दूंगी इसका। मैं भीगी बिल्ली बने खड़ा रहा। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौक़ों पर किया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सोचता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर हो जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर मेरी बीवी ने जब घर में ये शोर सुना तो दरवाजे पर आ गई और हेकड़ी से बोली, तू कहानी हौस पहुंचा दे तो क्या करेगी। नाहक डर डर कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाले। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगवा देती, कांटों से रूंग देती। इतनी गति तो मनाती नहीं, ऊपर से लड़ने आ गई। अपनी पुलिस में इत्तला कर दें तो बंधे बंधे फिरोगे। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली।
गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से उनका रूप भी जमाती हो। इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया। मेरा एहसान तो ना मानोगी कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे डांट लगाने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे यह लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसके साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी के खेत में न जाए। इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत के बाहर था और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार भी था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्दी आ गया था और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जोड़ों के दिन थे। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थीं। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी। उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था। आज यह कवायद करनी पड़ी। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई है तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा सामने आएगा। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थीं। सोचा, क्यों ना एक बार पासे के लग्गे से पत्तियां तोड़ी जाएं। मालिक ने शोर मचाया तो उसे आरजू मन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर नहीं, देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाता है। इसलिए एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस लिया गया। उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी के साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लग गया। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वहीं काची एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब न सोचा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के, बेहतरीन, बनावटी मालूम हुए। सफ़ेद पोशी के आत्मगौरव के जबान बंद कर दी थी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा लूंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, क्या आप पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थीं। काची ने उसका एक गट्ठर बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब से खाली नहीं। लेकिन दूसरे दिन बकरी को बाग ले जाना कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह पर कालिख लगाने जैसा है। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहें तो क्या करें। लेकिन बकरी इतनी आसानी से भी निर्द्वंद आजाद चहकदमी से हाथ ना खींचना चाहती थी। उसे अपने साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर जोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिड़गिड़ीदार मैं का निरंतर स्वर आ आकर कान को टकरा जाता था। बीवी ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थापित ना करना था। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन थे। घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल और बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती थी। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल आया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो काट लेता है। तब से मैं अंधेरे में कभी नहीं निकलता था। मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। जरा भी हवा चलती है तो पत्ते खड़कने लग जाते हैं और आंखें ठिठुर जाती हैं और पिंडलियां कामने लग जाती हैं। शायद उस जन्म में बकरी रहा होगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा हूँ। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ दी। गृहस्थी भी जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बात नहीं सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए किया ही क्या है।
कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती है तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिल जाए। आज दफ्तर से छुट्टी थी और एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर पेड़ के जड़ में बांधकर सो गया। अब चरे जितना चरना चाहती है और चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया, नहीं तो बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकली लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझना मुश्किल हो गया है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। जी में आया कि कमबख्त को ऐसे ही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन लेकर रोशनी में रस्सी कौन सुलझाएगा। लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन में रस्सी खोली, फिर उसकी पेच दर पेच ऐठन को छुड़ाया गया। 1 घंटा लग गया। सर्दी के मारे हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था। यह अलग तरह की तरकीब है। अब क्या करूं, अकल काम न करती थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज़ भी इतनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर से आवाज़ आती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां और अप्सराओं के गाने सुनने के आदी हैं। उसकी कर्कश आवाज़ से नफरत न करें तो और क्या करें। ताज्जुब मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार हुआ था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। ताज्जुब मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली जा रही है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी, जिसमें एक बकरी रखने का भी सामर्थ्य नहीं था। वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बनने लगा। फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं। 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना जितना मुश्किल होता है, यहाँ तो 6-7 फुट पर ही शाखाएं फूट चुकी थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा हुआ था और पेड़ भी गूलर का था। इसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी भी रूख पर नहीं चढ़ा था। वह आदत जाती रही। इसीलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में मुझे कौन देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर पहुंचा दूंगा। अगर इतने पर भी बकरी को कुछ भी ची चपड़ की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल ना जाने किधर से आ पहुंचा और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था, मगर कौन सुनता है। चारवाहे का कहीं पता नहीं था। कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेंगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती चली जाती थीं। उतरकर एक एक के टांग तोड़ दूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो शहीद हो जाता। मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही थी। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फलांग रह गया तो मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वह काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थीं, जिसके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं था। मैं सर झुकाकर निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की सांस ऊपर, जैसे वो कांची कोई खुखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद करता चला आ रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है। इस मरदूद की जबान बंद कर दे। एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, यात्रा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई। कौन है रे? कहाँ से पत्तियां तोड़े लाता है? मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं अपने गहरे पेट में जा रहा था।
रोए बर्चियां बने हुए थे। दिमाग में उबाल सा आ रहा था। शरीर में लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश नहीं रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षक की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर गया। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तरबतर पड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था, और बकरी की वह घृणित आवाज़, वह कर्कश आवाज़, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, वह सारी दुनिया की मुसीबतों का खुलसा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी न ले गए। जीना मुहाल कर देती है। घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं? मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। आज चिल्ला लेने दो। कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि इसे घर से बाहर निकाल करूंगा, चाहे कसाई को ही देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को दफ्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिल जाए। सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। उसे मैंने पुकारा और उसे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हजूर। मैं 1 रुपया लूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आए। गडरिया हैरत में रह गया। मरकही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है। बकरी क्या मारेगी? लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, सेर सवा सेर दूध दे देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा। तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सब पाप निकले जा रहे हैं। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूट गई है। कड़रिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगरज ग्राहक शायद उसे जिंदगी में पहली बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहाँ तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया। काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। कड़रिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। कड़रिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए निकला। मैं अपना रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर लेकर आई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेलियां मिल गई हों। ना वो पुरानी कटुता थी और ना ही मनमुटाव। कभी बच्चे को चूमती थी और कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी बड़ी रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझे बोले, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लूं। अभी तबीयत नहीं भरी? तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर में आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंच जाया करेगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पियेंगे? बच्चे कहाँ तक पियेंगे बहू जी? 2 सेर दूध अच्छा ना होता था, इस मारे नहीं लाया। मुझे रात को वह मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से वो गडरिया नजर नहीं आया और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा लिया करती हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।